राज़ी आदाब, जी18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विसाल आज़म। पिछले कुछ महीनों से या यूँ कह लें कि कई हफ्तों से कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं, कुछ ऐसे एब्रिविएशंस हैं जिनसे मुल्क का हर शहरी लगातार रूबरू हो रहा है। एक वक्त था जब CAB की खूब चर्चा हुई। CAB ये CAB क्या है? फिर पता चला कि वो CAA हो चुका है। और अब CAA को लेकर जिस तरह से पूरे मुल्क में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठ रही है, हालांकि उसकी हिमायत में भी रैलियां हुई, लेकिन जो मुखालफत में आवाज़ उठ रही है वो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा है और उसका कुछ दबाव भी बन रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। नतीजा ये है कि फिर NRC को लेकर सवाल उठा कि NRC ये नहीं होना चाहिए, ये सही नहीं है। अब गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस पर बिल्कुल सफाई दी कि और वज़ीर आज़म ने भी कहा कि NRC की अभी फ़िलहाल कहीं कोई चर्चा नहीं है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अगर अभी चर्चा नहीं है तो क्या बाद में चर्चा होगी? और इसी बीच वज़ीर दाखिला ने एक रोज़ कबल NPR का जिक्र किया, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR। तो NPR में आमतौर से ये NPR यानी जिसे हम मरदमशुमारी के नाम से जानते हैं, ये ऐसा पिछली कई बार भी होता रहा है। कुछ लोग यही कह रहे हैं कि बिल्कुल वैसे ही है जैसा हर 10 साल पर NPR होता रहा था, यानी जो सेंसस यानी मरदमशुमारी होती रही थी। क्या ये वही है? क्या इसमें कुछ नुकात और शामिल कर दिए गए हैं? और अगर शामिल कर दिए गए हैं तो वो क्या हैं और एतराज़ात किस बात को लेकर है? आज हमारी कोशिश होगी इसी को और करीब से समझने की। NPR का ताल्लुक NRC से है। NRC के साथ कोई लेन देन नहीं है। ना हम NPR कराएंगे ना NRC कराएंगे। तो अब NPR, जी हाँ, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, आपने सुना, वज़ीर दाखिला ने साफ तौर से कहा है कि NPR का NRC से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसके हक में यानी कि इसके ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठ रही है, जो लोग इसको लिंक कर रहे हैं कि कैसे NPR और NRC का आपस में रिश्ता है और कैसे ये एक मतलब दूर अंदेशी के साथ या एक ऐसी चाल के साथ कि वहाँ तक पहुँच जाएं, इसको लेकर ये बात सामने आ रही है। तो क्या ये वाकई ऐसा है? क्या कुछ बातें ऐसी हैं जो पूरी तरह से मंजर आम पर नहीं आ सकी हैं? इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे साथ कुछ ख़ास मेहमान भी हैं। मैं पहले चाहूँगा कि अपने मेहमानों का तारुफ करा दूँ। हमारे साथ हैं, भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं भूपेंद्र गुप्ता, जो तर्जुमान हैं कांग्रेस के। ये मध्य प्रदेश यानी कि जो रियासती कांग्रेस जो है वहाँ उसके तर्जुमान हैं भूपेंद्र गुप्ता, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। नेहा बग्गा जुड़ेंगी, BJP की तर्जुमान है मध्य प्रदेश से। और साथ ही मोहम्मद सलीम साहब जुड़ेंगे, जो एडवोकेट हैं और इस मामले पर उनकी नज़र भी रहती है। आप सबका इस्तकबाल कर रहे हैं हम न्यूज़ 18 उर्दू के इस प्रोग्राम में। और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं कलीमुल हफीज़, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। ये समाजी कारकुन हैं और ऐसे मामलों पर इनकी गहरी नज़र रहती है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस ख़ास मौजू में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाना चाहते हैं कि अमित शाह ने जो कहा है वो क्या है और उसका जवाब असदुद्दीन ओवैसी यानी उसके दलील के तौर पर जो एतराज़ वो उठा रहे हैं उसकी दलील क्या है, वो क्या है, ये दोनों आप ज़रा सुनिए पहले। साहब, अगर हम कहेंगे सूर्य पूरब में उदित होता है तो कहेंगे नहीं नहीं भाई पश्चिम में होता है। ये उनका स्टैंड होता है, मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री के नाते कि इसका NRC की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है। ये बहुत अलग प्रकार की प्रक्रिया है। बार बार जो सवाल पूछते हैं, क्या आप नागरिक हैं, क्या आप यहाँ पर कब से हैं, कितने साल से हैं, जब बार बार सवाल उठता है तो दस्तावेज तो पेश करना पड़ेगा ना। एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि आप नागरिक हैं। उन कितने साल से रह रहे इसलिए पूछते हैं कि इसकी एक प्लानिंग बनानी है, इसका आयोजन करना है। और ये डरा डरा कर ही माइनॉरिटी को सारे फायदों से दूर रखा। ये कहा जाए कि सूरज इधर से निकलता तो उधर से निकलता कहेंगे। अमित शाह से हिंदुस्तान के किसी भी टीवी चैनल पर बैठकर बहस करने तैयार हो, मैं बहस करने तैयार हूं। और सवाल यह है कि एंकर तुम्हारा चमचा नहीं होना, कोई दूसरा एंकर होना। अगर एंकर तुम्हारे जहनियत का होगा, तुम्हारा प्यारा होगा, तो फिर बहस नहीं होगी। NPR का ताल्लुक NRC से है। फिर से अमित शाह गलत कह रहे हैं।
सच्चाई को छुपा रहे हैं। इसकी मिसाल दे रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का वेबसाइट पर सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया का आप जाकर देखो, जिसपे लिखा गया है ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डिवीजन। अब उसमें क्या लिखा गया अंग्रेजी में पढ़ देता हूं। कौमी पॉपुलेशन रजिस्टर को कायम करने के सिलसिले में आगे बढ़ रहा है। और अहम बात यहां पर इनका जो झूठ सामने आएगा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। यानी एनपीआर जब बनेगा, यह पहला कदम होगा एनआरसी को कायम करने का। अब यह आपके वेबसाइट पर है जनाब वजीर दाखिला, यह मैं पाकिस्तान के वेबसाइट से नहीं लाया हूं, हिंदुस्तान के होम अफेयर्स के वेबसाइट पर लिखा हुआ है। इंडिया इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप एन एनपीआर। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। और आप मीडिया को बोल रहे कोई ताल्लुक नहीं है, ओवैसी ऐसी बकते रहता है। यानी एनपीआर पहला कदम है एनआरसी बनाने का। ये आपके मिनिस्टर 26 नवंबर 2014 को कहते हैं, और फिर यही जवाब का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के वेबसाइट पर छपा। तो ये आपने जवाब सुना है जो अमित शाह ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि एनपीआर और एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप और एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो एनपीआर और एनआरसी का कोई आपस में रिश्ता नहीं है। ये एनआरसी ही था जिसको लेकर आपने देखा कि मुल्क भर में एनआरसी और सीएए इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही थी, और कई जगहों पर ये आवाज़ जो है वो तशद्दुद की शक्ल भी अख्तियार कर गया। हालांकि उसकी हर जानिब से मजम्मत की जा रही है। न्यूज़ 18 ने भी ये अपील की थी कि आप अगर एहतजाज करें लेकिन तशद्दुद ना करें। बहरहाल तो ये इस पर हम और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ और बयानात हैं, महमूद मदनी ने भी इस पर कुछ बातें कही है, लेकिन हम आपको बाद में सुनाएंगे। पहले अपने मेहमानों का रिएक्शन लेते हैं। सबसे पहले इस पर भूपेंद्र गुप्ता हैं तर्जुमान कांग्रेस के मध्य प्रदेश, मैं फिर से एक बार नाम ले रहा हूं, और नेहा बग्गा हैं तर्जुमान बीजेपी के मध्य प्रदेश, और मोहम्मद सलीम साहब हैं एडवोकेट भी हैं। सबसे पहले भूपेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी खुलकर कांग्रेस सीएए के मुखालफत कर रही है या नहीं? एनआरसी को कांग्रेस अपनी रियासतों में नाफिज होने देगी या नहीं? कांग्रेस ने खुलकर अभी इस बात को, मुझे लगता है कुछ कमी रह गई है कहने में, और इसी बीच एनपीआर आ गया है। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस खुल के इसका विरोध कर रही है, और कांग्रेस की जो पार्टी है, पार्टी की तरफ से भी इस पर बयानात जारी हैं। आज मध्य प्रदेश में जो है हमने हमारी पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ा शांति मार्च निकाला है। उसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये खुलकर कहा है कि ये हमारी जो रूल्ड स्टेट है हम उसमें कतई लागू नहीं करेंगे। क्या चीज़? और ये बातें स्पष्ट हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। एक तो चीज़ ये है, दूसरी चीज़ जो एनपीआर है, एनपीआर के मामले में भी सरकार जो है गलत बयानी कर रही है, और लगातार गलत बयानी। आज तो पब्लिक डोमेन में जो है गृह मंत्री जी के सारे वीडियोस हैं, प्रधानमंत्री जी के सारे वीडियोस हैं, जिनमें कंट्राडिक्टरी बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा था कि जो है एनआरसी हर हालत में पूरे देश में लागू होगी, और जो एनए है ये एनआरसी का हिस्सा होगा, ये गृह मंत्री जी ने खुद कहा है। और पार्लियामेंट में भी उन्होंने इस बात को कहा है कि एनआरसी लागू होकर रहेगी। आज जो देश ने हालात देखे हैं उत्तर पूर्व में, पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है इस आग में झुलसा है। लाखों लोग जो है 5 साल से लाइन में लगे हुए हैं वहां पर, और ये जो एक्सरसाइज है एंड में कहां पर खत्म हुई है? एंड में खत्म हुई है कि आप उसी एक्सरसाइज को, जिससे जो है देश में आपका पाखंड उजागर हो गया है, आपकी खुद की जो है पार्टी उसके खिलाफ खड़ी हो गई। आज भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, आज उनका स्पीकर उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, आज उनके कई जो है विधायकों ने इस्तीफे दे दिए हैं एनआरसी के खिलाफ। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर हिंदुस्तान को ये जवाब देना है कि अगर वो कोई बहुत बेहतर काम कर रहे हैं तो उनकी खुद की पार्टी उनके खिलाफ क्यों खड़ी हुई है? पूरे नॉर्थ ईस्ट सुलगा हुआ है,
मिजोरम से लेके मेघालय से लेके त्रिपुरा तक। त्रिपुरा का तो मुख्यमंत्री कह रहा है कि इसका पहला शिकार मैं ही होऊंगा। आज आप शरणार्थियों के खिलाफ बात कर रहे हैं और शरणार्थियों को गाली दे रहे हैं और पूरे देश को इस पर भड़का रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी जो है त्रिपुरा का मुख्यमंत्री खुद बांग्लादेश बॉर्न है, उनके माता पिता आज भी बांग्लादेश में रहते हैं। तो ये ये जो कंट्राडिक्शंस हैं, ये जो देश को जो है गलत दिशा में ले जाने की जो चेष्टा है, और जो हमारा एक लेकिन मैं आपसे एक जवाब और लेना चाहूंगा कि ये कहा जा रहा है कि एनपीआर पहले भी होता रहा है, कांग्रेस के जमाने में भी एनपीआर हुआ, तो फिर इस पर सवाल क्यों उठ रहा है? इसका क्या जवाब है आपके पास? एनपीआर जिस तरीके से हो रहा था, देखिए एनपीआर तो हम सेंसस तो हमेशा होता रहा है, लेकिन सेंसस को जो है कभी एनआरसी से जोड़कर, ये तो पहली बार सरकार घोषित कर रही है ना कि ये एनआरसी का पहला कदम है। ये जो बीच में जुमले छेड़कर जो एक की वेबसाइट पर ये मेंशन है कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरआईसी, लेकिन अमित शाह ने ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि एनआरसी और एनपीआर में कोई आपस में मेल नहीं है, कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं है। तो ये सरकारी दस्तावेजों में इसको जाहिर करें, वो केवल बयान देने से क्या होगा? देश में आप बयान कुछ और देते हैं, हाँ, और बात कुछ और करते हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट में कोई और चीज रखते हैं। जी नेहा जी, आपने ये बातें सुनी अभी, और एनपीआर हालांकि इसको अभी लोग स्टडी कर ही रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि शायद आपकी चूंकि पार्टी की सरकार है, उन्होंने ये बात सामने लाई है, तो आप बाकायदा इसका स्टडी कर चुकी होंगी। ये एनपीआर क्या है और क्या एनपीआर का एनआरसी से कोई रिश्ता है? नेहा, देखिए विशाल जी, सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता आपके सामने और देश की जनता के सामने ये बात रख रहे थे एनपीआर और एनआरसी को लेकर, तो मुझे लगता है कि तथ्य जो उनके पास हैं वो काफी नहीं है, और कहीं वो देश के इतिहास को भूल गए हैं। एनपीआर करने वाला, आज हम ब्रिटिश के जमाने से लेके आज दिनांक तक हमारे यहाँ हमारे देश में एनपीआर होता रहा है, और ये 16वीं बार है जब 2020 में एनपीआर होने जा रहा है। पिछली बार 2010 में एनपीआर किया था, यूपीए की सरकार ने, खुद मनमोहन सिंह जी ने उसके कार्ड बांटे थे, और आज जब एनपीआर करने के लिए केंद्र में दूसरी सरकार है, क्योंकि सत्ता में सरकारें आती जाती रहती हैं, पर कंटिन्यूटी बनाने के लिए जो नियम कायदे कानून बने हुए हैं देश को चलाने के लिए, उसको जब आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो पता नहीं क्यों कांग्रेस के पेट में इतनी मरोड़ क्यों उठ रही है। ये एक प्रकार से हम अपने पॉपुलेशन का रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये देखने के लिए कि आखिर कौन सा तबका कहां पर कौन कौन लोग रह रहे हैं, क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स उन तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, किस हालात में रह रहे हैं, हाँ। इसका पूरा आंकड़ा देखने के लिए, इसके पूरे पैरामीटर्स देखने के लिए एनपीए किया जाता है। और जब ये कर रहे थे तो खुशी खुशी सर्टिफिकेट बांटते थे, आज भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाते हैं, जबकि प्रकाश जावड़ेकर जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया है, ना ही कोई दस्तावेज मांगे जाएंगे, ना ही इसमें कोई बायोमेट्रिक्स होगा, आपसे डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कुछ सवाल किए जाएंगे, जिस प्रकार से कि आप कहां रहते हैं, कब से रह रहे हैं, घर में सदस्य कौन कौन से हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, घर में पशु कितने हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब देश को एक बेहतरी की तरफ बढ़ाने के लिए जो कि किसी नागरिक से पूछा जाएगा कि आपके माता पिता पैदा कहां हुए थे? नहीं, देखिए, अगर देश की सुरक्षा के लिए, अगर देश की बेहतरी के लिए ये पूछ भी लिया जाता है कि आप पैदा कहां हुए थे, अगर आपसे मुझसे ये सवाल किया जाता है कि हम पैदा कहां हुए थे, तो इसमें हमें ऐतराज क्यों होना चाहिए? ये हमारी बेहतरी के लिए है, गवर्नमेंट की स्कीम ठीक तरीके से पहुंच सके, अगर आपके माता पिता हैं तो उनसे पूछा जाएगा कि उनके माता पिता। बहरहाल मैं थोड़ा इस पे और कुछ बातें करूंगा। मोहम्मद कलीम साहब हमारे साथ हैं, एडवोकेट हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं मुझे लगता है कि अगर देश की सुरक्षा के लिए, देश की बेहतरी के लिए, प्रॉपर स्कीम्स पहुंचाने के लिए ये चीजें पूछी भी जाती हैं, तो इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं होनी हो रही हैं कि एनआरसी, सीएबी, फिर सीएए हो गया, फिर अब एनपीआर आ गया, इन तमाम चीजों के बीच हम कितना इसे समझ पाए हैं? आपकी समझ इसमें क्या आ पाई है और कैसे आप इसको सामने रखेंगे? देखिए, सारी चीजें जो होती हैं, देश के अंदर बहुत सारे कानून पहले भी बने हैं,
आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं कलीमुल हफीज साहब से ये सवाल नहीं कर रहा हूं। कलीमुल हफीज साहब थोड़ा आप रुके, मैं आपके पास आऊंगा। ये मैं मध्य प्रदेश में कलीम साहब हमारे साथ, उनसे सवाल कर रहा हूं। जी हाँ, देखिए, मैंने अभी बोला कि देश के अंदर पहले भी बहुत सारे कानूनों का इंप्लीमेंट हुआ है, होता आ रहा है, और सरकारों का ही हक होता है कि वो कोई भी कानून बना सकती है। इसके लिए उसकी कोई तरक्की की राह में रोड़ा भी नहीं अटका रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, जब सरकार की दुर्भावना किसी चीज में पता चल जाती है तो फिर मसला वहीं से खड़ा हो जाता है। और देखिए, देश को चलाने के लिए सबसे पहली बात ये देखना होगी कि देश किस हिसाब से चलेगा। देश संविधान के हिसाब से चलेगा या बीजेपी के एजेंडे के हिसाब से चलेगा। जो आप जो सीए कैप का कानून लेकर आए हैं, जो अभी जो सीए हो गया है, आप उसके अंदर देखिए कि जो हमारी संविधान की जो धारा 14 और 15 है और 20-21 है कि जो धर्म के आधार पे किसी भी कानून को बनाने की इजाजत नहीं देती है, उसके बावजूद भी एक इतने बड़े तबके को जो है बीजेपी ने जो है बीजेपी की सरकार ने उससे बाहर कर दिया है। तो जब इस तरह की दुर्भावना जब फैलाई जाती है, जब इस तरह की दुर्भावना लेके कोई कानून को बनाया जाता है, तो वो कभी भी जो है वो सक्सेस नहीं हो सकता है। और आवाम को, सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम को जो है संतुष्ट करे। तो मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से उन्होंने सीए का कानून इन लोगों ने लेकर बनाया है, और उसके बाद लोगों में, आवाम में बात यह आ रही है कि आपके अंदर जो है एक बहुत बड़े तबके को अलग थलग करने की जो है मुहिम चल रही है। इसीलिए वो एनआरसी का भी विरोध कर रहे हैं और इसीलिए वो एनपीआर का भी विरोध कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि हमारे जो गृह मंत्री हैं, पहले संसद के अंदर वो खुलेआम कह रहे थे कि हम जो है पहले सीए लेकर आएंगे, उसके बाद हम जो है एनआरसी लागू करने जा रहे हैं, और भारत के प्रधानमंत्री अब उससे इनकार कर रहे हैं। ठीक है, अब बात उसके आगे भी आ चुकी है, इसलिए अब मैं आगे की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपके पास फिर लौटता हूं। कलीमुल हफीज साहब के पास अब चलते हैं। कलीमुल हफीज साहब, आप मेरी आवाज अगर सुन पा रहे हो, आप दिल्ली में हैं, तो आपसे तवक्को की जा सकती है कि आप ज्यादा करीब रहते हैं कानून बनने बनाने, उसके आगे पीछे के माने मतलब। तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? एनपीआर को लेकर वजीर दाखिला साफ साफ कह रहे हैं कि इसका किसी तरह से एनआरसी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। अज़ीम अवैसी साहब कह रहे हैं कि इसका रिश्ता है, चूंकि एमएचए की वेबसाइट पर यह लिखा हुआ है कि एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनआरसी। व्हाट्स योर से? नहीं, बिल्कुल, देखिए, इसमें ओवैसी साहब का जो कहना है वो किसी हद तक ठीक है, क्योंकि जब ये एक्ट 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पे ये एनआरआईसी का जिक्र आया, और उस एक्ट में ये आया वो सेक्शन 2 और 3 में कि पहला स्टेप होगा एनपीआर, जो एनआरआईसी के लिए यूज किया जा सकता है। अब सवाल ये था कि एनआरसी जब हुआ, या जो ये लोग बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी 2010 में एनपीआर के डाटा लिया और किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो मैं इनको बताना ये चाहता हूं कि एनआरसी पे भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। 2018 तक पूरे असम में एनआरसी होती रही, किसी हिंदुस्तानी को कोई एतराज नहीं था। ये एतराज तब आया जब ये सीएए लेकर आए, और सीएए चूंकि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें ये तय किया गया कि एक पर्टिकुलर धर्म को अलग रखा जाएगा, और उसको अमित शाह जी ने बार बार हर रैली में और सदन में ये कहा कि हम हर हाल में पहले सीएए लाएंगे, बाद में एनआरसी लाएंगे, और इनको दोनों को जोड़ने की जरूरत है। इवन उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज की कि क्रोनोलॉजी देखिए। उसके बाद जब पूरा हिंदुस्तान का जो सेकुलर और जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला जो नागरिक था, जब वो सड़कों पर आ गया, तब इन पे दबाव आया। फिर प्रधानमंत्री खुद उस एक रैली में कहने लगे कि नहीं साहब, एनआरसी की तो चर्चा ही नहीं हुई है, मतलब एक बहुत बड़ा झूठ था। उसके बाद उन्होंने कहा डिटेंशन सेंटर कहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। फिर ये 2-3 जब झूठ इनके पकड़े गए, उसके बाद ये आनंद में एनपीआर ले आए। वरना जब जहां देश जल रहा हो, वहां पे इस तरह का कैबिनेट डिसीजन की क्या जरूरत थी? इसको और टाला जा सकता था, लेकिन अपना फेस सेविंग करने के लिए प्लस मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए ये एनपीआर ले आए। जबकि एनपीआर बिल्कुल क्लियर कट सेक्शन 2 और 3 में इसका डिफिनीशन है, ये डिफाइन है कि इसको एनआरसी में भी यूज किया जा सकता है। अब सवाल है सरकार की मंशा पे। सरकार की मंशा पे ऑलरेडी इतने सवाल लग चुके हैं जिसमें पूरी दुनिया, इवन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और एमआईटी जैसे इंस्टीट्यूट ये बोल रहे हैं कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, अगर हम ये नाम दे या ना दे, के मर्दमशुमारी तो होती रही है, जनगणना होती रही है। इसके पहले अगर ऐसा होता था तो किसी नागरिक से ये नहीं पूछा जाता था कि आपके माता पिता यानी अब्बा अम्मा कहां पैदा हुए, और फिर कल उसका सबूत भी पूछा जा सकता है। तो हर नागरिक से, अगर मेरे माँ बाप मान लीजिए अगर हयात से हैं, तो उनसे ये पूछा जाएगा कि आपके माता पिता कहां पैदा हुए। क्या ये चीज एडिशन है इसमें?
सवाल नहीं, एक तो ये कि 2010 से बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरी बात, सवाल इसका भी नहीं है, माँ बाप का भी पूछा जा सकता है, हमारे बारे में भी पूछा जा सकता है। ये सारा प्रोसेस जो है एक्चुअली ये एनआरसी का फर्स्ट स्टेप है, और एनआरसी को जोड़ के देखना होगा सीएए से, और सीएए ऑलरेडी पास हो चुका है, जिसको अभी सरकार ने वापस नहीं तो एनआरसी का पहला स्टेप एनपीआर है, ये आप कह रहे हैं, और एनआरसी को जोड़ के देखना होगा सीएए से, और आवाज इसी के खिलाफ उठ रही है। मैं कुछ बयान सुनाना चाहता हूं। योगेंद्र यादव ने इस ताल्लुक से कुछ कहा है, और हर्ष मंदर जो सामाजिक कारकुन है, इनको भी जरा हम सुनते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। जी ना योगेंद्र यादव और हर्ष मंदर ने इस ताल्लुक से अपनी बात रखी है, तो यह समझना जरूरी है कि हम समझ पाए हर्ष मंदर और योगेंद्र यादव जी। अगर एनआरसी की कोई तैयारी नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई रूपरेखा नहीं है, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री देश के सामने घोषणा कर देते एनआरसी लागू नहीं होगा, एनआरसी सरकार की योजना नहीं है, एनआरसी लागू नहीं होगा, इतना अच्छा मैसेज जाएगा। सवाल ये खड़ा होता है कि इस देश के आज के यानी कि सीएए कानून पारित होने से पहले जो नागरिकता कानून था, उसमें क्या था जो आप नहीं कर सकते थे? क्या आप किसी पाकिस्तान से प्रताड़ित हिंदू को नागरिकता नहीं दे सकते थे? दे सकते थे। मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर साहब जुड़े। मंदर साहब, पहले एनआरसी, सीएए और अब एनपीआर, ये तीनों ही आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि जो अमित शाह बार बार ये कहे और पूरे देश को कहा कि आप समझिए पहले सीए फिर एनआरसी। जब सीए मतलब पहले आप सिर्फ मुसलमानों को अलग करेंगे, फिर आप एक एनआरसी करेंगे, और एनआरसी का आधार एनपीआर है। तो ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तीनों को हमारा विरोध है, तीनों को हमें बॉयकॉट करना है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि बॉयकॉट, हमें बॉयकॉट करना चाहिए। ये हर हिंदुस्तानी को ये फैसला करना होगा कि हम इस सरकार को कागज नहीं देंगे जब तक कि सीएए कानून वापस नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि मौलिक अधिकार होता है प्रदर्शन करना, अपनी आवाज उठाना, लेकिन हर जगह हम देख रहे हैं लगातार दफा 144 नाफिज की जाती है, परमिशन नहीं दी जाती है। ये सरकार घबरा गई है। और इसी के साथ लगे हाथ में मौलाना मदनी साहब को भी सुनना चाहूंगा बहुत जल्द, उसके बाद फिर बातचीत करते हैं इस पर जी। एनआरसी का सवाल था, लेकिन अभी कल ही जो मीटिंग हुई और काफ़ी लंबा चौड़ा बजट एनपीआर के लिए लगाया गया है, एनपीआर को लेकर के आपका क्या रुख है? देखिए, ये भी बहुत ही संजीदा बात है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जी तो ये चाहता है कि मैं ये कह दूं कि इसका भी पूरा बाइकआउट किया जाए, कोई आदमी अपने आप को एनपीआर में रजिस्टर नहीं करे, लेकिन ये सिर्फ दिल की चाहत है। अभी मैं इसको करना नहीं चाहता। चाहता क्या हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ फौरी तौर पर कि अभी लोग रजिस्टर ना करें, अभी फौरी तौर पर, और इसको लॉ के जानने वाले लोग, कानून के जानने वाले लोग, एग्जीक्यूशन से एग्जीक्यूटिव में जो लोग रह चुके हैं, सर्व कर चुके हैं, इस तरह के लोग और सिविल सोसाइटी के लोग आपस में मिल बैठकर इसको देखें कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। और अगर जो डर है मेरे दिल में, अगर वो डर सही है, तो फिर हमें ये कहने पे मजबूर होना पड़ेगा कि ना हम एनपीआर कराएंगे ना एनआरसी कराएंगे। क्योंकि एक सवाल जो एनपीआर की एक्सरसाइज को लेकर जो सबसे बुनियादी सवाल उठा है, उनसे इस पर रिएक्शन लेंगे। कलीमुल हफीज साहब, कुछ हद तक बातें इनकी बातचीत से भी क्लियर हो रही है, वक्त की कमी इसलिए मैंने अब आगे नहीं सुना उनको। मैं देखिए, ये आप लोगों पर जिम्मेदारी उन्होंने थोप दी है कि जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो कानूनदां हैं, वो इसको समझें, समझाएं, और लगता है कि सही है तो इसको हरी झंडी दें, लोगों तक बताएं। कलीमुल हफीज साहब, क्या वाकई कुछ कमी रह गई है? कुछ ऐसी बात है जो पर्दे के पीछे है, सामने नहीं आ पा रही है? नहीं, देखिए, बात सबसे बड़ी ये है कि इस सरकार ने अपना भरोसा खो दिया है। इस सरकार ने जिस तरह से बर्बरियत और जुल्म, जालिमाना रवैया अख्तियार किया है,
और सिर्फ ये कि अगर प्रधानमंत्री या गृह मंत्री दोनों ये खड़े होकर कह देते, जो योगेंद्र यादव साहब ने कहा कि भाई हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, बात खत्म हो जाती। लेकिन ये हिंदुस्तान की आवाम से खेल रहे हैं। ये पोलराइजेशन का जो इनका अपना सियासी जो मौकफ रहता है, उसी पे चलते हुए लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन इस मर्तबा पासा उल्टा पड़ा है। अच्छा, सरकार घबराई हुई है और घबराहट में ये दूसरा और तीसरा गलत कदम है जी। पहला कदम था कि सीएए लाना, गलत कदम था। दूसरा प्रधानमंत्री का वहां पे गलत बयानी करना, और तीसरा अब ये एनपीआर। ये एनपीआर भी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की आवाम ने इसको रिजेक्ट कर दिया है जी। और अगर वरना सरकार खुल के आके कहे, साफ साफ कहे कि हम एनआरसी नहीं लाने जा रहे हैं, एनपीआर से सेंसस के लिए है, तो मेरे ख्याल से फिर सबको इसका खैर मकदम करना चाहिए और एनपीआर में अपने आप को रजिस्टर कराना चाहिए। लेकिन जब तक सरकार इसको क्लियर ना करे, तब तक हम इसका बायकॉट करते रहना चाहिए। क्या वाकई कंफ्यूजन से क्रिएट हो रहा है? क्या जरूरत है कि खुलकर ये बात कही जाए बड़े लीडरों के जरिए, वजीर आजम या इसके जरिए, कि भाई एकदम ये नहीं होना है, या होना है तो भी कह दीजिए कि होना ही होना है? नेहा, देखिए, जहां तक एनआरसी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने अभी स्पष्ट कर दिया है कि इस पे कोई चर्चा नहीं हुई और अभी इसे लागू नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पर आप कांग्रेस और कुछ अन्य दल के लोगों को देख रहे हैं, तो आज उनकी जो राजनीतिक रोटी सेकने की आदत थी, जो ध्रुवीकरण की आदत थी, उसमें जब मात खाते दिख रहे हैं तो इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं, इस प्रकार से लोगों के बीच में बंटवारा करने का काम कर रहे हैं। 1955 में जब जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय गृह मंत्री वल्लभ भाई पंत ने और पाकिस्तान के जो गृह मंत्री या फिर इंटीरियर मिनिस्टर जो थे मिर्जा जी, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि देश में, यानी कि भारत में जो यहाँ के मंदिर है, यहाँ पर जो जैन है, यहाँ पर जो बुद्ध है, उनकी जो रक्षा है वो की जाएगी, साथ साथ पाकिस्तान की भी की जाएगी। तो ये एक एनआरसी का जो मुद्दा था, खुद उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको अपनाया था। आज सोनिया गांधी जो सवाल उठा रही हैं, वो ये क्यों नहीं स्पष्ट करती कि राजीव गांधी ने असम में एनआरसी को कैसे लागू किया था? आसाम की यूनिट के जो वहां के एनआरसी पे सवाल है या एनआरसी और सीएए के एक दूसरे के साथ आने पर सवाल है? भूपेंद्र गुप्ता जी, ऐतराज किस पर है? जवाब आपको देना है। कांग्रेस पे सवाल उठाए। आप तरुण गोगोई को देखिए, उन्होंने एनआरसी के हक में कहा था। तो ये बात होगी एनआरसी की। अब मैं आपको एनपीआर की बात, भूपेंद्र जी समय कम है, जवाब दीजिए इसका सीधा सवाल आप क्या कह दूं कि 3 नवंबर 2010 में खुद पी चिदम्बरम जी ने कहा था प्रक्रिया एनपीआर की पूरी हो गई है। 1971 को एनआरसी, 1971 को कट ऑफ पॉइंट मानकर हमने एनआरसी लागू की जी, और उसके पक्षधर हम आज भी हैं। लेकिन वो आसाम के लिए था। 2014 की कट ऑफ डेट कहां से आई? ये इनको देश को समझाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इनको देश को समझाना पड़ेगा। हाँ। और जब देश में विभाजन की लहर थी, जिस दिन देश आजाद हो रहा था, उस दिन ये जिस समझौते की बात कर रही है उसका इनको ज्ञान नहीं है। वो समझौता जो है माइनॉरिटी की सुरक्षा के लिए किया गया था, वो लियाकत अली समझौता है। वो जो इनको नाम भी नहीं मालूम किनके साथ समझौते हुए। हाँ, नाम में कुछ गड़बड़ी से हो गई। बहरहाल चलिए, कुछ तारीख के पन्ने हैं, उलटने में भूल हो जाती है। अब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का, वक्त की बेहद कमी है। शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप नाज़रीन का भी। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।